और इसके साथ दोबारा लॉन्च होंगे वायदा कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई में दिक्कत और मांग में तेजी से एलएमई कॉपर कीमतों में 3% का उछाल। हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे कॉपर शेयरों पर आज बढ़ सकता है एक्शन। सीएनबीसी आवाज पर पहले ही बताई इस सीरीज में कॉपर थीम कर सकती है आउट परफॉर्म। इंडिगो की करीब 200 उड़ानें रद्द, यात्रियों को भारी परेशानी। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में सबसे ज्यादा असर। टेक्निकल गड़बड़ी, एयरपोर्ट कंजेशन और क्रू की भारी कमी बड़ी वजह। डीजीसीए ने मामले की शुरू की जांच। और आज शाम भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 2 दिवसीय दौरे के दौरान 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आपसी ट्रेड और परमाणु ऊर्जा सहयोग पर हो सकती है बातचीत। फार्मा, एग्री और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने पर रहेगा भारत का फोकस। लकीली मैंने एयर इंडिया बुक की थी, जाते वक्त भी आते वक्त भी। और वैसे नॉर्मली एयर इंडिया की फ्लाइटें डिले होती है ना, और दिक्कत लगता है यार इंडिगो जा रहा है। भगवान की रहती, दोनों फ्लाइटें टाइम पे उड़ी। एयर इंडिया की जाते वक्त भी आते वक्त भी एकदम टाइम पे उड़ी। और लेकिन एयरपोर्ट्स पे बुरा हाल था। मैं मतलब सच बताऊं तो एयरपोर्ट्स को देखकर वो रेलवे स्टेशन वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब लोग फंसे हुए हैं। अब हमारा खुद का क्रू एक सुजलोन के इवेंट के लिए जा रहा था, वो एयरपोर्ट पे फंसा रहा। वो उनकी टिकटें कैंसिल हो गई, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं जब तक वो ऑफिशियल पूरा ना हो जाए। हाँ, होने लग जाए। तो खैर ये सब चीज़ें इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। वैसे क्यों मैं अब यहाँ पर एक बड़ा व्यू ले रहा हूँ इंडिगो पर, जिस पर मैं लगातार फर्स्ट रहा था। आज हम उस व्यू को चेंज करेंगे। लेकिन खैर हाँ, और क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं, एक बड़ी बात है, डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन पहले आते हैं आज के क्यूज़ पर। देखिए, इस समय का सबसे बड़ा क्यू है जिससे मार्केट घबरा रहा है, वो है एफआई की सेलिंग और करेंसी। कल भी आप देखें तो एफआईज ने कैश मार्केट में करीब 3200 करोड़ की सेलिंग की है और 5 दिनों में करीब 13,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है कैश मार्केट में। कल इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ पर भी सेलिंग हुई है काफ़ी। और अगर कैश, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर को मिला दें तो करीब $1 बिलियन हो गया। 10 दिन पहले $1 बिलियन था, आज तो थोड़ा कम है क्योंकि रुपये 90 पे पहुंच गया। तो 8500 करोड़ के करीब की सेलिंग हुई है और इसका इम्पैक्ट आपको करेंसी पर साफ साफ दिख रहा है। और अब एक ये भी लग रहा है कि अब आरबीआई और गवर्नमेंट कंफर्टेबल है 90 पर। अब वो उनको 90 डिफेंड करने का कोई ऐसा वो नहीं लग रहा है, क्योंकि 89.5 पर आपको याद होगा पहले बहुत कोशिश की रोकने की। अब जिस तरीके से करेंसी बिहेव कर रही है, ऐसा लग रहा है कि अब हम 90 एक न्यू नॉर्मल है। तो मान के चलिए कि 90 पर अब आप कंफर्टेबल हो चुके हैं। लेकिन क्या ये पहली बार है कि जब करेंसी इस तरीके से गिरी है? और क्या इससे पहले हम इससे ज़्यादा नहीं गिरे? मैं थोड़ी देर में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और पहली बार ऐसा भी नहीं हुआ ना कि एफआईएस की सेलिंग हुई है। इस साल अगर आप देखें आशीष, तो अब तक एफपीआई की 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हुई है। और 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग के बावजूद अगर आप निफ्टी का ईयर टू डेट चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी का ईयर टू डेट चार्ट देखेंगे, तो हमने ठीक ठाक ही परफॉर्म करा है। हाँ, डॉलर टर्म्स में ऑब्वियसली एफआईएस को थोड़े से कम रिटर्न मिले होंगे, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब ही है। इस साल करीब 9.5% के रिटर्न निफ्टी में मिले हैं। बैंक निफ्टी में 16% के रिटर्न। 16% आपके सबसे बड़े इंडेक्स में रिटर्न आया। 16% रिटर्न किसी हिसाब से खराब नहीं है। अगर 16% के हिसाब से आप कंपाउंडिंग कर दें, आप वॉरेन बफे को बीट कर देंगे। तो उस तरीके के रिटर्न रहे हैं मार्केट में। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत है। लीजिए, बहुत ज्यादा इस समय घबराने की जरूरत नहीं है भारतीय बाजारों में। अपफ्रंट एक चार्ट के थ्रू समझाया भी था कि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के फिर भी ऊपर ही भारतीय बाजार अभी भी कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, नीचे कमिंग अप चल रहा है। रुपए पर है स्पॉटलाइट। आपने टीज भी करा, इसी पे बातचीत अभी अपफ्रंट कर लेते हैं ना, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से अगर कोई चीज सेंटिमेंट बिगाड़ रही है, ग्लोब को अंडर परफॉर्म फिर से कर रहे हैं, तो शायद ये रुपया है जो आए दिन गिरता ही चले जा रहा है, स्मॉल कैप स्टॉक की तरह बिहेव कर रहा है। क्या डीप डाइव किया आपने? क्यों इसकी वीकनेस को देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ, हम 91 और 89 में क्या फ़र्क है ऐसा देखा जाए तो? जब हम अपने करियर की शुरुआत की थी तब रुपया 39 या 40 पर था। आज हम 90 पर आ गए हैं। तो एक कंसिस्टेंट, स्लो, ग्रेजुअल रुपये का डिप्रिसिएशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा रहेगा। वो उसमें कुछ आप कर नहीं सकते। मैं आपको ना टेबल दिखाऊंगा, एक 2013, 2011 और करंटली जो हो रहा है उसमें। 3-4 पैमाने हैं उसमें।
सबसे पहला है जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। 2013 में जब टेपर टेंट्रम चल रहा था तब वो 4.8% पर था और इसका मतलब बिल्कुल बेकाबू सिचुएशन में था। उसके बाद 2011 का जब यूरो क्राइसिस आया तब 4.2% पर था। याद है हमको फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था उस समय पर। माफ़ी कीजिएगा, अभी हम कहाँ हैं? 1% पर हैं। कंफर्टेबल जोन है ये। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स आशीष 2013 में हम $275 बिलियन पर थे। 2011 में हम $295 बिलियन पर थे। आज की डेट में हम $688 बिलियन पर हैं। मैं हार्ड नंबर दे रहा हूं। मैं बहुत लोग कहते हैं ना कि सिर्फ पॉजिटिव है। मैं आपको नंबर के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंपोर्ट कवर मतलब कितने महीने के इंपोर्ट के आपके पास कवर है। 2013 में 7 महीने था, 2011 में 8 महीने था, इस समय हम करीब 11 महीने पर हैं। तो वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन है आपकी। इसके अलावा आइए बाकी के मैक्रोस में। 2013 में ब्रेंट कहां पर था? $109 पर बैरल पर। 2011 में ब्रेंट कहां पर था? $111 पर बैरल पर। आज कहां है ब्रेंट? $63 पर बैरल पर। हमारा जो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व, जो हमारे जो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स का खर्चा होता है वो इसी में होता है ना। तो उस वजह से इन्फ्लेशन कहां थी उस समय 2013 में? 10 से 11%। 2011 में कहां थी इन्फ्लेशन? 8 to 9%। आज कहां है इन्फ्लेशन? 1%। हिस्टोरिक लो पर इन्फ्लेशन है। 1% का इन्फ्लेशन, $63 का क्रूड, कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ट्रेड डील में थोड़ा टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि रुपी की डेप्रिसिएशन थोड़ी सी जानबूझ के कंट्रोल भी हो ताकि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा उसका एक कुशन मिल सके। और अगर आप देखें हम पीक से कितना नीचे आए थे 2013 में रुपी पर? 25%। 2011 में 26% गिरे थे हम इस साल 8% गिरे हैं। वो मतलब पीक से अगर आप देखेंगे तो 8% गिरे हैं, वो भी ग्रेजुअली। और पहले जो 2 गिरावटें हुई थी वो पैनिक गिरावटें थी जिस तरीके से। मुझे याद उनमें से एक के बाद तो शायद आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को एज गवर्नर भी लाया गया था। तो बहुत लोगों ने कहा था कि अब शायद रुपया रिकवर होगा। तो ये मैं आपको डेटा के साथ समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बोल रहे हैं कि क्यों नहीं घबराने की ज़रूरत है, ये लीजिए आपको मैंने पूरा डेटा बता दिया। अब इसके बाद भी अगर आप घबराएंगे तो फिर तो मतलब आप बाई नेचर नेगेटिव हैं, तभी आप इतना सोच रहे हैं। वरना मतलब मैं इस डेटा से कोई बहुत ज़्यादा घबरा नहीं रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। 8% डिप्रिशिएट है, वो भी कंट्रोल्ड डिप था। और ऐसा लगता है आरबीआई का टॉलरेंस है, उस बैंड में ही मूव करा रहा है। और जबकि एमिनेशन है, आरबीआई चाहे तो डिफेंड कर सकता है रुपए को। तो हो सकता है सोची समझी स्ट्रैटेजी, हो सकता है एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने की उल्टा कोशिश हो रही हो रुपए की कमजोरी के थ्रू। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया अर्थव्यवस्था के हमारे अपने हालात हैं, वो डेटा ने समझा दिया आपको। बढ़िया फॉरेक्स रिजर्व सब कुछ है, सारे आंकलन अच्छे हैं, मैक्रोज बेहतर हैं। तो रुपए की कमजोरी से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बेहद इंटरेस्टिंग। ये कल तो अहमदाबाद गए थे, बड़ी खतरनाक डिटेल लेके आ गए आपसे उस पर। गजब है। ये मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे थे क्या? हाँ समझ सकते हैं आप। गजब है, ब्यूटीफुल। वैसे खैर हमारे मतलब थोड़े से मित्र लोग भी हेल्प करते हैं, बहुत ही बढ़िया। उससे भी उनसे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, ये हो गया रुपए की कंसर्न्स जो वे कर रही थी उसका बढ़िया सा जवाब, डरने का नहीं। अब आइए फिर ऐसे में बाजार की रणनीति, इसके डर ने तो हमें थोड़ा बहुत मामला ठंडा कूल ऑफ कर ही दिया है। अब यहां से निफ्टी को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है या फिर रणनीति कैसे बनाए? बिल्कुल, देखिए बाजार का ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, अभी भी पॉजिटिव है। और गिरावट में आपको अच्छे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, जब 26,300 आया था तो बहुत लोगों ने कहा था ना काश मैंने ले लिया होता 25,400 पर, 25,500 पर। इस बार भी वही होगा, जब 26,500 पर आप आ जाएंगे तब कहेंगे कि यार मुझे मौका मिला था तब मैंने लिया नहीं, तब मैं घबरा गया। ये मार्केट का ट्रेंड आपको कह रहा है। और चाहे तो इस गिरावट में निफ्टी ETF ऐड करें। अगर आपने पिछली बार नहीं किया था तो इस गिरावट में निफ्टी ETF ऐड करें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में आपको मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट करना होता है। ट्रेडिंग में अगर बेच के पैसा बन रहा है तो बेच के पैसा बनाए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो पोजिशनल ट्रेड्स लें। इंट्राडे में चाहें तो आप दोनों तरफ की ट्रेड लें। कल निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ की ट्रेड दी। अगर आप कहें, अब ऑब्वियसली स्क्रीन देखकर तो कहना आसान है, लेकिन ये फैक्ट है कि पिछले 3-4 दिन से दोनों तरफ की ट्रेड मिल रही है। एक ट्रेड सेल साइड की मिली, एक ट्रेड बाय साइड की मिली। जैसे ही बाजार से हमको कंफर्मेशन मिलेगा हम निफ्टी पर वापस एक पोजीशन व्यू लेंगे। अभी फिलहाल हम 26,300 पर हमने एक व्यू लिया था, प्रॉफिट बुक करिए, न्यूट्रल हो जाइए। एक स्विंग पूरी हुई, हमने कल भी बात की थी इसकी। 60,000 पर बैंक निफ्टी पे वो था कि अगर आपने 58,000 पर लिया था तो 60,000 पर आपका हक बनता है प्रॉफिट बुक करने का। उसके बाद से न्यूट्रल व्यू है।
कल जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, और ये दोनों मेरे चार्ट जीपीटी में भी आएंगे, कल जिस तरीके से दोनों स्टॉक्स रिकवर हुए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो वापस एक फ्रेश रैली के इंडिकेशन दे रहा है। अब मार्केट कुछ पॉलिसी को सेंस कर रहा है, नहीं ये कहना थोड़ा टफ होगा। और बैंक निफ्टी में अब कल का लो जो कि एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था, वो अब आपके लिए एक यहाँ से लक्ष्मण रेखा बनने वाली है।